परचेज रिक्विजिशन क्या होती है? परचेज रिक्विजिशन, जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन में इंडेंट सुना होगा। इंडेंट सुना है? क्या होता है इंडेंट? कोई भी चीज मंगाने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजना, ठीक है। तो एसएपी में उसे परचेज रिक्विजिशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसकी पीआर है, ठीक है। अगर आप एमएम का इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, या परचेज का इंटरव्यू दे रहे हो, तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि परचेज रिक्विजिशन क्या है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में पीआर, ठीक है। तो पीआर और वो इंडेंट, वो रिक्वेस्ट वही होती है जो उसको कहते हैं। तो परचेज रिक्विजिशन जो होती है ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, इंटरनल रिक्वेस्ट होती है। इट्स एन इंटरनल रिक्वेस्ट raised by different user, raised by different department of business user, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि पीआर कहते किसको, ठीक है। तो अब मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए उसको रॉ मटेरियल की, सर्विसेज की और स्पेयर पार्ट्स की, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, ठीक है। तो उसके लिए परचेज रिक्वेस्ट डालते हैं, ठीक है। उसको एसएपी में परचेज रिक्विजिशन कहते हैं, कई जगह उसको इंडेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक इंटरनल रिक्वेस्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की रिक्वेस्ट होती है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के यूजर रेज करते हैं, किसको? परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब जैसे अब होती क्या है वैसे पीआर, और क्या होता है इसमें? तो पीआर में क्या चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मंगाना क्या है, हाउ मच रिक्वायर्ड, ठीक है। व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन कब चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, और किसे चाहिए, यूजर कौन है, यूजर कह लो या डिपार्टमेंट कह लो, ठीक है। डिपार्टमेंट कह लो या अब उसकी क्वालिटी, अगर मान लो डिस्क्रिप्शंस है ना, कि चाहिए कैसा, कुछ क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर टूल है तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है क्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें होती है? पीआर के, ठीक है। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज की, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो सर्विस हो, ठीक है, उसकी अगर जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए हमें पीआर की, ठीक है। तो परचेज टीम बोलती है डिपार्टमेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं जिनको रेगुलर जरूरत है? परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। प्रोडक्शन के अलावा स्टोर है, उसको क्या चाहिए, स्टोर के अलावा मेंटेनेंस है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, सप्लाई चेन की टीम लिख सकते हो उसको, जो बाकी चीजें अरेंज करती हैं। एचआर को क्या चाहिए, गिफ्ट वगैरह मंगाने हैं, वेलफेयर का आइटम मंगाने हैं, स्टेशनरी मंगानी है, पेपर मंगानी है, वो कौन मंगाएगा? वो एचआर, ठीक है। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट चीजें हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस हो रही है किसी चीज की, कि साल भर के लिए एसी का खर्चा कौन देखेगा, सिक्योरिटी की सर्विसेज कौन देगा, होती है ना। तो पीआर कोई सी भी रिक्वेस्ट हो जो चाहिए, अब वो मैंने बोला था कौन सा, मटेरियल या सर्विस, जरूरी नहीं है ना खाली मटेरियल ही चाहिए हो, सर्विस भी चाहिए हो सकती है, इसके अलावा नहीं चाहिए होगा। सर्विस तो सर एज इट इज उससे मेंटेनेंस वाला बोल के करवा सकते। सर्विसेज बहुत तरीके की होती है। अभी जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया सर्विसेज का, कि क्या क्या सर्विसेज बाय करनी हो सकती है। तो सर्विसेज में मैंने तुम्हें बताया कि मान लो तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, तो अब सिक्योरिटी कितनी मैन पावर चाहिए, कब चाहिए, ठीक है। या किसी डिपार्टमेंट के लिए मैन पावर चाहिए, ठीक है। गार्डनिंग के लिए चाहिए, ठीक है। ईटीपी एसटीपी सुना है? एफुलेट ट्रीटमेंट प्लान, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान नहीं सुना? बड़ी कंपनी में जाओगे तो सुनो, छोटी जगह नहीं होता है। ये क्या करते हैं, पानी को साफ करने के लिए ड्रेन सिस्टम चाहिए ना, इतनी पानी की रिक्वायरमेंट है, सीवरेज का ट्रीटमेंट होना चाहिए ना टाइम पे, उसको यूज करते हैं। पानी को यूज करके, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लान होता है उसी तरीके का होता है, ठीक है। हाँ, तो एसटीपी, यस, वो कई कंपनी में होता है, हमारे यहाँ है, फेडरल में था, उसमें बड़ी कंपनी में होता ही है।
आपके यहाँ था ना हार्ड डिस्क का सिस्टम था, ठीक है। तो अब ये सब सर्विसेज कौन दे, ठीक है। तो कुछ सर्विसेज मेंटेनेंस के अंदर आती हैं, कुछ सर्विसेज अब जैसे सिक्योरिटी है वो कौन लेके आएगा, एचआर लेके आएगा, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि जो आप रिक्वेस्ट रेज कर रहे हो, जिसकी बिजनेस को जरूरत है, तो वो सर्विस हो सकती है, मटेरियल हो सकती है, ठीक है। तो पीआर की अब ये जो परचेज रिक्विजिशन, ये तो पता चल गया इंटरनल रिक्वेस्ट किसी डिपार्टमेंट ने रेज की है, ठीक है। इंटरनल रेज्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑफ बिजनेस यूजर, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी इंडेंट डाला, ठीक है। तो प्रोडक्शन हो गया, स्टोर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, एससीएम हो गया, एचआर हो गया, अलग अलग तरीके की पीआर डाले। अब इस पे डिपेंड करेगा कि पीआर की टाइप कितनी, ठीक है, टाइप ऑफ पीआर, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ पीआर में एक तो नॉर्मल पीआर हो गई जिसमें आप नॉर्मल मटेरियल मंगा रहे हो, ठीक है। एक पीआर हो गई जिसमें आप सर्विस बाय कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने सर्विस दी, गार्डनिंग की, सिक्योरिटी की दी, 1 साल की एएमसी दी है, तो उसको एएमसी बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट कह लो, 1 साल के लिए वो सर्विस देंगे, ठीक है। उसके अलावा सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गए, मान लो आप कुछ आइटम है उसको बाहर भेजते हो कुछ वर्कशॉप जॉब वर्क के लिए, ठीक है। फिर वो उस पर कुछ ए पार्ट आप देते हो, उस पर वो सर्विस करके बी पार्ट आपको देता है, और फिर ए से बी करने का जो चार्जेस होता है वो आपसे लेता है, ठीक है। तो वो किस में आ गया, सब कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट लाइक ए जॉब वर्क, ठीक है। तो जॉब वर्क का पीआर, जॉब वर्क का पीओ बनेगा, ठीक है। तो अब उसके अलावा अब आपको एसेट चाहिए, ठीक है। एसेट मतलब आपको मशीन खरीद, ठीक है, कंप्यूटर खरीदना है, लैपटॉप खरीदना, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, एसेट। और एसेट की पॉलिसी अलग होती है, ठीक है। एसेट की पॉलिसी इसलिए होती है, वो कंपनी की क्या एक तरीके से एसेट होता है जिसकी कॉस्ट होती है, बिल्कुल कैपिटल्स में आता है, ठीक है। तो उसकी पीआर अलग होती है। तो नॉर्मल जो है इतने तरीके की पीआर आपकी, नॉर्मल में आपके कोई सी भी मटेरियल जो डायरेक्ट आप परचेज कर रहे हो ना, मटेरियल डायरेक्ट परचेज, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट परचेज। अब ये दो तरीके हैं, ये मैं तुम्हें धीरे धीरे आगे बताता जाऊंगा। डायरेक्ट परचेज क्या होती है, इनडायरेक्ट परचेज क्या होती है, ये क्वेश्चन आता है फंक्शनल की, इन दोनों परचेज का मतलब क्या है, ठीक है। इनडायरेक्ट परचेज, अब इन देखो डायरेक्ट परचेज क्या होता है, जैसे सपोज करो आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो कस्टमर को, बेच रहे, और उसमें जो डायरेक्टली लग रहा है, दिख रहा है कि भाई क्या लग रहा है, ये पैकेजिंग मटेरियल है, कस्टमर इसको पैक करके बेच, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। रॉ मटेरियल डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, लग रहा है ना प्रोडक्ट में, तो उस परचेज को जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट परचेज, रॉ मटेरियल हो गए। हाँ, अब इनडायरेक्ट परचेज क्या होती है कि जैसे सपोज करो कि वो लग तो रहा है प्रोडक्ट में, यूज तो हो रहा है, वो सर्विस है एक तरीके की, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं दिख रही है। अब जैसे कंज्यूमेबल्स हो गए, धोती हो गया, क्लॉथ हो गया, कपड़े हो गए, ठीक है, सफाई का कोई साबुन वगैरह हो गया, ये लगते हैं इंडस्ट्री में, बट क्या ये उस प्रोडक्ट, इनके बिना वो प्रोडक्ट रुक सकता है, नहीं, ठीक है। तो इसको, हाँ, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट परचेज और इनडायरेक्ट परचेज। तो जो भी कस्टमर को तुम दे रहे हो हाथ में उसके गया, और उस प्रोडक्ट में जो जो डायरेक्टली लगा है उसको डायरेक्ट परचेज बोलते हैं। जिस चीज के हमें पैसे मिले वो डायरेक्ट परचेज, हाँ, पैसे ये भी, मिले। हाँ ये भी कह सकते हो, लेकिन नॉर्मल इसको ये एक बेस्ट तरीका है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में जो जो चीजें लगी डायरेक्टली, उसको डायरेक्ट परचेज, ठीक है। अब जैसे मैं बर्गर बोलता हूँ, एक बर्गर का एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ बर्गर। अब बर्गर में डायरेक्ट क्या क्या लगा है, ठीक है। तो बंद लग गया तुम्हारा, बंद को ब्रेड बोल देता हूँ मैं, ठीक है, कर लेता हूँ डायरेक्ट, ब्रेड लग गया, और क्या लगा, वेजिटेबल्स लग गई, वेजिटेबल्स में जितनी वेजिटेबल लग रही है, ठीक है, क्या क्या लगता है वैसे नॉर्मली, कुकुम्बर लग गया, ठीक है, कैबेज, कुकुम्बर, टमाटर, ठीक है, कैबेज, ओनियन, ठीक है, ओनियन, उसमें जो सॉल्ट जार लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा उसमें अगर चीज चीज यूज करी है, ठीक है, उसके अलावा और क्या यूज होता है उसमें, वो जो सीख सी आती है, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसको जो कंबाइन करके देते हैं वो हो गया, पेपर्स हो गए जो डायरेक्ट जिसमें खाते हैं, सॉस हो गई, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ डायरेक्ट परचेज में क्या क्या, ठीक है, चटनी लिख देता हूँ। तो ये चीजें डायरेक्ट उस बर्गर में लगी हैं, तुम्हारा बर्गर का बिजनेस है, उसमें अब ये डायरेक्ट चीजें लग रही हैं जो कस्टमर को जानी है। अब इसके बिना क्या चल सकता है काम, चल ही नहीं सकता। किसी को बर्गर बंद ना हो, तुम बर्गर दोगे वो ले लेगा, नहीं लेगा, चलेगा ही नहीं,
है, कोई एक आइटम से वेजिटेबल का घट गया, उसकी क्या है क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है, तो ये मिनिमम चीजें चाहिए, तो ये सब डायरेक्ट परचेज। अब क्या नहीं दिख रहा, लग तो वो भी रहा है, अब जैसे क्या नहीं लग रहा है, जैसे हाँ पैकिंग का कोई आइटम हो गया, या तुमने अपने हाथ साफ करने के लिए जो यूज कर रखा है क्लॉथ्स, ठीक है, उसके अलावा अगर तुम हाथ साफ ऑफ करते हो जो साबुन वगैरह रखा हुआ है तुमने, वो हो गया। उसके अलावा गैस गैस तो यूज होती है ना, गैस भी लिख सकते हो, बिल्कुल कंज्यूमेबल है गैस। हाँ गैस हो गई, गैस लग रही है, पानी हो गया, पानी वाटर लग रहा है, पानी लग रहा है, ठीक है। मैच को हाँ, तो ये सारे भी एसेंशियल आइटम है, बट ये तुम्हें दिखनी, मैन पावर हो गई तुम्हारी, मैन पावर, ठीक है, तो ये सब भी लग रहा है, तो ये सब इनडायरेक्ट परचेज में आ गया, और ये सब डायरेक्ट डायरेक्ट परचेज। तो जब भी कहीं वैकेंसी आती है उसमें लिखता है डायरेक्ट परचेज, तो समझ लो कि वो डायरेक्ट आइटम बना जो बॉम्ब का पार्ट है, बॉम्ब हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज बॉम्ब, हम वो पढ़ेंगे। बॉम्ब होता है अभी के लिए इतना समझ लो, बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ गुड ऑफ अ प्रोडक्ट, वो एक प्रोडक्ट में जो जो चीजें लगी, ठीक है, उसका बिल ऑफ मटेरियल। अब तुम बर्गर की कॉस्ट निकालनी है, कैसे निकालोगे, इन्हीं सारी चीजों का कॉस्ट लगाओगे, उसमें अपना सर्विस चार्ज ऐड कर लोगे, इन सारी चीजों का कंज्यूमेबल का, तो क्या बनेगा, उस प्रोडक्ट की कोड बन जाएगी। तो बॉम्ब बॉम्ब उसको बोलते हैं जिसकी पता हो कि कितनी क्वांटिटी उस फिनिश प्रोडक्ट में यूज हो, ठीक है। तो बॉम्ब डिस्कस करेंगे, अभी इतना समझ लो कि बॉम्ब है, और ये बिल ऑफ मटेरियल है इन्हीं चीज का, अब ये मंगाना है, ठीक है। तो दो तीन तरीके की पीआर बता दी, एक परचेज रिक्विजिशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो गई, सर्विस की हो सकती है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग की हो सकती है, एसेट की हो सकती है, ठीक है, ये अलग अलग एसएपी ने सारी पीआर बनाने के प्रोसेस दे रखे, ठीक है, चारों के बिल्कुल, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन थी हमारी, इंटरनल रिक्वेस्ट है रेज्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस यूजर, बिजनेस लिख देता हूँ, ठीक है। अब उसको हम क्या कहते हैं, पीआर, ठीक है। अब ये हमें बनाते कैसे हैं, तो यही है कि ये है क्या, बनाने क्या जा रहे हैं, कौन सी पीआर बनाने जा रहे हैं, चाहिए क्या, कितना चाहिए, कब चाहिए, किस डिपार्टमेंट के लिए, कुछ स्पेसिफिकेशन है क्या, ये क्या कहते हैं, पीआर, ठीक है। तो अब पीआर बनती कैसे है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम एसएपी पे, ठीक है। पीआर बनाने की जो ट्रांजैक्शन होती है, मैंने कल बताया था स्लैश ओ मतलब ये स्क्रीन रखनी है और दूसरी स्क्रीन खोलनी, ME51 है, ठीक है। ये पीआर बनाने के लिए ट्रांजैक्शन है ME51, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा के काम चालू, ठीक है। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो परचेज की है वो ME से स्टार्ट है, ठीक है। एमई का मतलब क्या है इसमें? और इसमें मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर था, तो अपने हिसाब से ME मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वैसे कुछ ऐसा मतलब नहीं है ट्रांजैक्शन का, बट ME से स्टार्ट है मैक्सिमम जो कोडिंग है ये कि हम बनाएंगे या हमें बना बनाया हमें हमें बना बनाया सिस्टम मिलेगा, बना बनाया बिल्कुल। ये अब हम जो कर रहे हैं ना ये काम होता है। अब ये पीआर में कैसे जुड़ा होता है, ठीक है, वो हम बाद में सीखेंगे। जैसे आपने कमांड डाली थी इसमें कहाँ शो किया कि अभी कमांड देखो अभी यहाँ से वो दिखेगी कि हमने कौन सी ट्रांजैक्शन ओपन कर रखी है, ME51, ठीक है। तो हम दो तरीके, एक मैंने पाथ बताया था, जरूरी नहीं स्मॉल लेटर डाले या कैपिटल डाले, नहीं जरूरी नहीं है, सिस्टम ले लेते, ठीक है। अब देखो ये वही पीआर है, अब किस तरीके की पीआर है, वो इसमें इतनी तरीके की पीआर लगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप आते हैं पीआर, ठीक है। अभी एनबी हम यूज कर रहे हैं, एनबी डॉक्यूमेंट टाइप यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एनबी, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, मटेरियल, ठीक है। मटेरियल के अलावा क्या चाहिए, क्वांटिटी, कब तक चाहिए वो चाहिए, ठीक है, किस प्लांट के लिए चाहिए, कहाँ पे मैं उसको रखूंगा, ठीक है, और ये किसने रेज किए, ठीक है। तो ये मिनिमम वही चीजें हैं पीआर में कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, किसके लिए चाहिए, प्लांट और उसका यूज, ठीक है। तो मैं अभी एक मटेरियल देख लेता हूँ, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता जाऊंगा। मटेरियल लिस्ट देखने के लिए एक ट्रांजैक्शन होती है कि उस प्लांट में कौन कौन से मटेरियल हैं, ठीक है, MM60 ट्रांजैक्शन होती है, वहां से देखते हैं। मैं धीरे धीरे जब आऊंगा उधर तो उस ट्रांजैक्शन पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मटेरियल बनाते कैसे हैं, मटेरियल क्रिएट कैसे करते हैं, धीरे धीरे स्टेप वाइज चलेंगे। अभी हम ऑर्डरिंग प्रोसेस समझ रहे हैं, ये कंपनी में किसी गुड्स को लाने के लिए किस किस चीज की जरूरत है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि उस प्लांट का, जैसे ये है मेरा, ये कंपनी है, ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, प्लांट के लिए ये हैम्बर्ग कोई प्लांट है, ठीक है। मैं इस प्लांट को देख लेके अभी इसी को देख रहा हूँ, बाद में हम अपना प्लांट बनाएंगे,
ठीक है, अपनी कंपनी खोलेंगे, अपना मटेरियल बनाएंगे, सब कुछ अपना खुद का बनाएंगे। अभी हम यूज कर रहे हैं समझने के लिए कि वो क्या है। ठीक है, तो हैमबर्ग T00H हैमबर्ग के बहुत सारे प्लांट बने। ये क्रिएट करने के लिए या ढूंढने के लिए? ये अभी तो हमने ढूंढा है, ठीक है, क्योंकि बनाना है ना, डेटा देखना है। अभी हम किसी कंपनी को यूज करें, आप जब कंपनी में जाओगे, ठीक है, तो उस कंपनी खुली होगी ऑलरेडी, ऐसे प्लांट खुला होगा, मटेरियल बना होगा, आपको रिक्वेस्ट फेस करना होगी, ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां में ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं जरा इसकी डिटेल देख ले रहा हूँ, धीरे धीरे मैं सब बता दूंगा, इसलिए स्टेप होता है, उसको प्रोसेस करेंगे, कंफ्यूजन नहीं। कंपनी ये है, ऑर्गेनाइजेशन ये है, सर ये है, ये जितने भी कोड है ये हमें बनाए बनाए मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, कंपनी में जब आप ज्वाइन करोगे तो सारी चीजें वहाँ बनी बनाई मिलेगी। और जितने भी हर कंपनी जो सैप यूज करेगी उनकी कोडिंग अलग अलग होगी। नहीं नहीं, कोडिंग एक ही कोडिंग, ऐसे उनकी स्टैंडर्ड कोडिंग है ये। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही कोडिंग है। ठीक है, तो अब देखो मेरा यहाँ पे मैं पीआर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो पीआर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब मैं उस प्लांट के सारे मटेरियल निकाल रहा हूँ, ठीक है, मेरा 1000 प्लांट है MM60 से, कि उसमें कितने प्लांट है। ठीक है, उस प्लांट का मैं मटेरियल लिस्ट निकाल ले रहा हूँ, कितने तरीके के मटेरियल है। तो मटेरियल की टाइप अलग अलग होते हैं, रॉ मटेरियल का टाइप अलग होता है, एसएपी में फिनिश गुड का अलग, पैकेजिंग मटेरियल का अलग, सब चीज की अलग अलग टाइप। ठीक है, 1000 क्या शो कर रहा है भैया? ये प्लांट का नाम है, प्लांट नाम की जगह कोडिंग दे दी। बिल्कुल उसका नाम दे दिया, हर हर चीज का एक नाम है। तो जैसे मैं ये केबल की पीआर बना, ठीक है, कंट्रोल Y, ये डेटा थोड़ा याद रखना, ताकि तुम्हें, मैं 1325 इसलिए ले रहा हूँ ताकि इजी रहे। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, यहाँ मटेरियल डाल दिया, कितना चाहिए, तो मान लो मुझे 100 चाहिए, किस प्लांट के लिए चाहिए, 1000 प्लांट के लिए। अब मुझे उसका स्टोरेज लोकेशन लेना होगा, वैसे स्टोरेज लोकेशन नहीं भी डालोगे तो पीआर आपकी बनाने देता है सिस्टम, ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड सेटिंग होती है। अब ये क्या कह रहा है कि इट इज नॉट मेंटेन बाय परचेजिंग, ये ऐसे एरर आते हैं जो कंसल्टेंट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये चीज में नहीं हुआ है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए मेंटेन कर सकता हूँ, तो ले लेता हूँ जिसका बना हुआ छोड़े हुए हैं इन्होंने ऐसे। ठीक है, मैंने दूसरा आइटम ले लिया, क्योंकि जब मैं मटेरियल मास्टर बताऊंगा ना तो कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि मान लो कहीं कोई नया, तुम कंपनी में गए, कोई नया ही पार्ट खरीदना, तो पहले वो सिस्टम में तो होगा नहीं, तो उसे खुलवाना पड़ेगा, उसका अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी एक आइटम ले लिया, ठीक है, कितनी क्वांटिटी चाहिए, 100 चाहिए। ठीक है, क्या प्लांट है, ये प्लांट है, किसको चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया, जैसे ओम को चाहिए। ठीक है, और ट्रैकिंग नंबर, मान लो ट्रैकिंग नंबर कई कंपनियों में इसलिए यूज किया जाता है कि मान लो तुम प्रोडक्शन टीम से हो और तुम्हें अपना डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डालना है, ताकि तुम ये पीआर बाद में ढूंढ सको। ठीक है, तो ये मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है पीआर डालने के लिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, किस प्लांट के लिए चाहिए, कौन उसको यूज कर रहा है, और क्या उसका, अगर तुम्हें कुछ नंबर डालना है ट्रैकिंग के लिए तो वो ढूंढ सकते हो। इसका बताऊंगा इसका फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, स्टोरेज लोकेशन की यहाँ जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब ये गुड्स आएगा तब रखना कहाँ है, तब ये। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ, जैसे ही सेव करूंगा एक नंबर जनरेट कर दे। ठीक है, हाँ, ये देखो, ये इंडेंट नंबर कह लो इसको, इसको पीआर नंबर कह लो। ठीक है, ये नंबर जनरेट हो गया। यहाँ पे जब तुम डालोगे, यहाँ देखो एक बटन आ रहा है, अदर परचेज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्लिक करोगे ये यही खुल जाएगा 31 वाला, क्योंकि डाटाबेस में डायरेक्ट वही वाला रहता है जो बना होता है। सीरियस वाला है। बिल्कुल,
तो ये देखो ये पीआर हमने बना लिया, ठीक है। तो पीआर बनाते समय हमने क्या क्या लिखा कि हमें ये मटेरियल चाहिए, हार्ड डिस्क मंगाया, ये 20 GB के हार्ड डिस्क चाहिए। कितनी हार्ड डिस्क चाहिए? 100 हार्ड डिस्क चाहिए। कब तक चाहिए? ये एक डेट डाला है, 16 तारीख तक चाहिए। एक प्लानिंग डेट होती है सिस्टम वहां से मास्टर डेटा से। तो यहाँ जितनी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, ठीक है, ये लगभग ये मटेरियल की डिटेल से आता है, मटेरियल मास्टर से। वो मैं बताऊंगा कि वो कैसे बनाते हैं, कहाँ से आता है। तो मटेरियल के डिस्क्रिप्शन ये मटेरियल मास्टर से आता है। ये डेट, एक डेट टाइम होता है कि इस प्लांट में आने में कितना टाइम लगेगा जगह से, तो ये डेट वो मास्टर डेटा से, ठीक है। तो पीआर बनाने के लिए ये मिनिमम इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब सपोज करो तुम्हें कुछ और उसको बताना है कि नहीं, इस ये पीआर तो चाहिए पर ये हार्ड डिस्क तो चाहिए, पर मुझे कंपनी भी बतानी, ठीक है, कि किस कंपनी की चाहिए, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के टेक्स्ट का ऑप्शन है, एक हेडर लेवल पे टेक्स्ट और एक आइटम लेवल पे टेक्स्ट। ये देखो टेक्स्ट, ये दो इसलिए दिया, मान लो ये जो टेक्स्ट है तुम एक पीआर डाल रहे हो और उसमें 50 लाइन और वो 50 के लिए एप्लीकेबल, तो तुम हेडर लेवल पे टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे मैंने लिखा भैया मुझे ये जो हार्ड डिस्क चाहिए ये मुझे पासपोर्ट की चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, या कोई और कंपनी डाल दे, इसी कंपनी की चाहिए, ये मेक है मेरा, ठीक है। और मुझे ये चाहिए कब तक, ये किस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, कब तक चाहिए, तुम्हें जो लिखना है वो ये डेट यहाँ डाल सकते, ठीक है। गारंटी वारंटी जो भी लिखना चाहो वो यहाँ लिख सकते। दूसरा, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ सेव करोगे, सेव हो जाए। दूसरा आइटम आता है यहाँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें आइटम लेवल पे कोई टेक्स्ट डालना कि भैया मुझे ये इसमें ये चीज चाहिए, इसी आइटम के लिए चाहिए, बिल्कुल, तो इसी आइटम के साथ वो आएगा। तो जब हम परचेज ऑर्डर इसका बनाएंगे आप इसी को रेफर करके, तो ये सारी डिटेल यहाँ से कॉपी होके चले, ठीक है। तो पीआर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, यहाँ मैं डाल देता हूँ, सेम ही कॉपी करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, आइटम लेवल पे और दूसरा। अब इसमें बाकी डिटेल देखो क्या आता है, देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो कल मैं बता रहा था। तुम्हें यही कॉपी करना हो, कॉपी करोगे ये कॉपी कर देगा, ठीक है। तुम्हें ये डिलीट, देखो कॉपी हो गया। अब तुम्हें ये कॉपी नहीं करना, तुम्हें ये डिलीट करना है, सेलेक्ट किया डिलीट कर दोगे, डिलीट हो जाएगा। तुम्हें ये शॉर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ गए, यहाँ से क्वांटिटी लेवल पे शॉर्ट किया तो शॉर्ट करते हैं। जैसे मान लो मैं क्वांटिटी चेंज करता हूँ 1000, ठीक है। ये कैसे करी भैया आपने? हाँ ये वाला शॉर्ट वाली कैसे करी? अभी बता रहा हूँ, अभी मैं जैसे सेव करूंगा शॉर्ट का भी बता रहा हूँ कैसे काम करेगा। तो अभी मैंने देखो इस पीआर में चेंज कर दिया। चेंज करने के लिए अभी मैंने देखो यहीं से चेंज किया था, चेंज करने के लिए एसएपी ने ट्रांजेक्शन दे रखी है /ME2N, सॉरी ME51 था, 52 है। तो एसएपी में जहां पे भी तुम्हारे को 1 2 3 का एक कॉन्सेप्ट है जो लगभग हर जगह चलता है, 1 4 क्रिएट, 2 4 चेंज, 3 4 ठीक है, स्टैंडर्ड कोड बिल्कुल। वो स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन में ऐसा दिया हुआ है कि जब तुम्हें कुछ चेंज करना हो तो उसने 2 दे रखा है, क्रिएट करना था 1 दे रखा है, तो बिल्कुल। तो जैसे ही तुम यहाँ पे वो पीआर डालोगे, जैसे ही देखो वो पीआर हमने याद नहीं की, कोई नहीं, एक पीआर की रिपोर्ट भी है, वहां से हम आज की पीआर निकाल सकते हैं। ME53N से वो दिखती है, मैं देखता हूँ वो पीआर शायद डायरेक्टली में ना लेटेस्ट पीआर ही रहती है, ठीक है। तो 3 ट्रांजेक्शन है, ME51, ME52, ME53, ठीक है। तो अब हमें वो पीआर हमने नहीं सेव करी बट सिस्टम में हमने क्रिएट की है, तो पीआर की एक रिपोर्ट होती है NME5A, ठीक है। ये पीआर की रिपोर्ट होती है। हमें आइटम भी नहीं याद किया था हमने, कुछ याद नहीं, ठीक है। तो हमने केवल डायरेक्ट किया और हमने डायरेक्ट सारी पीआर खोल दी उस प्लाट। ALV फॉर्म में खुलने पे देखो इसमें मैंने प्लांट डाला, ये ALV फॉर्म डाला। ALP क्या करता है, एक्सेल की फॉर्म में लाता है, ग्रिड की फॉर्म। और इधर देखो बहुत सारे ऑप्शन है। ये रिपोर्ट में एक वीडियो में अलग से समझाऊंगा सारी रिपोर्ट, ठीक है। तो अभी बस इतना समझ लो कि पीआर होती क्या है, बनाते कैसे हैं, क्या काम होता है उसका। तब देखो यहाँ पे ये बहुत सारी पीआर आ गई उस प्लांट की, पर मैंने क्या, मुझे अपनी पीआर चाहिए जो बनाई थी। एक बार बैक जाता हूँ और देखते हैं कि कुछ ऑप्शन है जहाँ से हम ढूंढ सकते हैं रिक्वेजिशनर, ठीक है। ये रिक्वेजिशनर दिख रहा है, मैं रिक्वेजिशनर कौन, जिसने पीआर रेज करी, तो मैं यहाँ अपना नाम डाल देता
अपना नाम डाला था, ठीक है। दूसरा एक ट्रैकिंग नंबर, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन देखो, ये होम आ, ठीक है, ट्रैकिंग नंबर से और इससे से। तो ये हमारी पी आर, मैंने ये पी आर बनाई थी। अब इसको डबल क्लिक किया, वो पी आर। अब देखो उसमें बहुत सारे जो ऑप्शन है फिल्टर करने के, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अब ये देखो शॉर्ट और फिल्टर है, तो मैंने हायर से लोअर पे शॉर्ट करा, हायर वाला ऊपर आ गया, लोअर वाला नीचे। लोअर टू हायर करना है, लोअर टू हायर करो, ये सब जगह तुम्हें ये बटन का ऑप्शन, ठीक है। फिल्टर करना है, ये जो फिल्टर है उस पर फिल्टर ये लगाना है। तो जैसे तुमने कोई भी चीज सेलेक्ट की और उस पर फिल्टर कर लिया, तो अभी तो सारी चीजें कॉमन ही दिख रही है, यही एक अलग दिख रहा है। गया, गए और इस पर फिल्टर, तो मुझे कौन सी चाहिए जिसमें केवल 100 क्वांटिटी वाली है, तो केवल एक ही लेके आएगा, उसने बाकी चीजें हटा दी। तो इस फिल्टर का ये, ठीक है। तो ये था आज हमारा कि पीआर क्रिएट कैसे करते हैं, पीआर चेंज कैसे करते हैं, और पीआर डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो मैं एक बार ME53N फिर से दिखा देता हूँ। फ्लैश एंड किस तरह लगाते हैं बेस? ये वाली स्क्रीन काटने के लिए, मुझे ये स्क्रीन की जरूरत नहीं है। इसकी ये न्यू खोलने का। हाँ, तो एन मतलब नेक्स्ट, ये कट जाएगी दूसरी, तो /n ME53N खोला, ठीक है। मुझे अपनी पीआर नंबर पता है, मैंने कॉपी कर ली है वहां से। अब मुझे वो पीआर ढूंढनी है, गए, ये डॉक्यूमेंट दिखता है सर्च करने का, वहां पे क्लिक किया और यहाँ पे वो पीआर नंबर डाली, एंटर मारा, तो वो पीआर, ठीक है। तो ये है देखने का। चेंज करना हो इसमें तो /n ME52 है, क्लिक किया, 51 क्रिएट, 52 चेंज, 53 डिस्प्ले। ये अलग इसलिए बना रखे हैं, अगर तुमने चेंज मोड में खोल रखा है और कोई उस पर काम कर रहा है, तो क्योंकि रियल टाइम सिस्टम है तो उसको करने नहीं, ठीक है। इसलिए हमेशा डिस्प्ले में खोलना चाहिए डॉक्यूमेंट को आइडियली, ताकि अगर कोई उस पीआर पे काम कर रहा है तो वो करता है। तो देखो डिस्प्ले करो, ठीक है। ये स्टॉप कर देता हूँ।